क्या हो अगर एक आदमी पास्ट में जाके खुद ही से शादी कर खुद को ही जन्म दे। आप भी ये सुन कंफ्यूज हो गए ना। यही तो खूबी है इस फिल्म प्रीडेस्टिनेशन की, जिसमें टाइम ट्रैवल को इतने यूनिक एंगल से दिखाया है कि माइंड ब्लो होना तो तय है। तो आइए हम भी इस फिल्म को विस्तार में जानें, आपके और हमारे प्यारे से चैनल मूवी हाउस पे। तो हमारी फिल्म की शुरुआत होती है एक आवाज़ से, जो एक सवाल पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने उस आदमी को लाके खड़ा कर दूं जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करी हो, तो क्या तुम उसे मार पाओगे? इस सवाल का सिग्निफिकेंस हमें आगे पता चलेगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो हाथ में एक वॉयलेंट केस जैसा कुछ और एक सूटकेस लिए एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आता है, और वो वहाँ एक टाइम बॉम्ब को पाता है। उस आदमी के पास जो सूटकेस था वो बॉम्ब के फटने के बाद निकलने वाले हीट एंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। तो वो तुरंत बॉम्ब को डिटैच कर उस सूटकेस में डालने का ट्राई करता है, लेकिन लिड बंद करने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उससे निकलने वाली आग उस आदमी को पकड़ लेती है और उसका चेहरा जलने लगता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है जो उसे उसका वॉयलेंट केस देता है और उसे यूज करके वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और एक हॉस्पिटल में पहुँचता है। अपने मिशन में घायल होने के कारण उसका इलाज चलता है और इसके लिए उसे एक मेडल भी मिलता है, और मेडल देने वाला आदमी उससे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा अगला मिशन काफी इम्पोर्टेंट है। जिसपे वो पूछता है कि उस बॉम्बर का क्या हुआ जिसने उस बॉम्ब को प्लान किया था। तो वो मेडल देने वाला आदमी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। इस बार तो उस बॉम्बर, जिसे मीडिया द फिजल बॉम्बर बुलाती है, कि अटैक को हमारे हीरो ने नाकाम तो कर दिया था, लेकिन ये सब बस शुरुआत थी। वो अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह हमला करता था और उसका सबसे खतरनाक हमला मार्च 1975 में न्यूयॉर्क में होने वाला था। हमारा हीरो, जिसे हम अब से मिस्टर एक्स बुलाएंगे क्योंकि इस फिल्म में भी इसकी आइडेंटिटी काफ़ी लंबे समय तक अनडिस्क्लोज्ड रहती है, और ऐसा क्यों वो आप आगे चल के समझ जाएंगे। तो मिस्टर एक्स एक टेम्पोरल ब्यूरो के लिए काम करता है जो होने वाले खतरों पर नजर रखती थी और उसे होने से पहले ही रोकती थी, और मिस्टर एक्स द फिजल बॉम्बर के हमलों को रोकने और उसे पकड़ने के लिए टास्क था, लेकिन वो हर बार उसके हमलों को रोकने में फेल हुआ था। खैर, उसके चेहरे से पट्टी हटती है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा काफ़ी रिकवर हो गया है, लेकिन पहले से बदल भी चुका है। फिर कुछ समय बाद वो अपने फाइनल मिशन के लिए तैयार होता है और एजेंसी के वही दो एजेंट्स उसे प्लेस देने आते हैं कि तुम पूरी तरह से अपने लास्ट मिशन में अपने मिशन पे ही सिर्फ ध्यान दोगे, और अपने मिशन से जरा भी भटकने पर तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है या तुम्हें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। तो मिस्टर एक्स आई एक्सेप्ट बोलकर अपने पास 2 बंदूक रख के अपनी वॉयलेंट केस लेकर मिशन पे निकल जाता है। और उसका लास्ट मिशन आखिर था क्या? ये भी हमें धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। खैर, मिस्टर एक्स एक बार में पहुंचता है और बार कीपिंग करता है। तभी बार में एक आदमी एंटर करता है जिसका नाम जॉन था, और वो मिस्टर एक्स से एक ड्रिंक मांगता है। फिर वो कुछ कन्वर्सेशन में मिस्टर एक्स को ऑफेंड कर देता है और सॉरी बोलते हुए उसे एक जोक सुनाने को बोलता है, जिसपे मिस्टर एक्स कहता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा? तो जॉन कहता है कि दोनों ही नहीं, रूस्टर यानी मुर्गा पहले आया। जिसपे मिस्टर एक्स कहता है कि करेक्ट, वैसे तुम काम क्या करते हो? तो जॉन बताता है कि वो एक मैगजीन के लिए कन्फेशन स्टोरीज लिखता है, द अनमैरिड मदर के नाम से, उनके हार्ट ब्रेक्स, उनके साथ हुए धोखे और उनके अत्याचार के बारे में। तो मिस्टर एक्स कहता है कि मैंने तुम्हारी तरह फेमिनिस्ट आदमी नहीं देखा, कहाँ से पाया तुमने अपना ये विमेंस एंगल? तुम्हारी वाइफ या सिस्टर से? जिस पे जॉन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरी कहानी इतनी मेस्ड अप है जितनी तुमने आज तक सुनी नहीं होगी। तो मिस्टर एक्स उसे एक पूरी बॉटल ऑफर करता है और कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, अगर मुझे तुम्हारी कहानी इनक्रेडिबल लगी तो ये बॉटल तुम्हारी। तो जॉन बताता है कि जब वो छोटी थी तब, जिस पे मिस्टर एक्स उसे टोक कर कहता है कि तुम एक औरत हो, सॉरी मुझे लगा कि तुम एक आदमी हो। तो वो कहता है कि तुमने सेक्स चेंज के बारे में सुना है ना, तो बस अब आगे सुनो। तो ये सितंबर 1945 की बात है, जब मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे मेरे पेरेंट ने एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। ऑर्फनेज में मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया। मैं काफ़ी टफ और स्मार्ट थी, सेल्फ डिफेंस, मैथ्स और साइंस काफ़ी इजी थे मेरे लिए, पर मैं दूसरों से काफ़ी अलग थी, बहुत ही कम सोशल थी और अपने में ही बिजी रहती थी। शायद इसीलिए किसी ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया। खैर, ऑर्फनेज के आखिरी दिन एक मिस्टर रॉबर्टसन नाम के आदमी हमारे ऑर्फनेज में आते हैं, जो मुझे कहते हैं कि मुझे यंग गर्ल्स की तलाश है जो गवर्नमेंट सर्विस में अपना योगदान दे सके, और मैंने सुना है कि तुम्हें स्पेस ट्रैवल भी पसंद है और तुम फिजिकली और मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हो, तो क्या तुम स्पेस कॉर्प ज्वाइन करोगी? जिसके लिए मैंने हाँ कह दिया। स्पेस कॉर्प में उन्होंने मेरा और मेरी तरह और भी लड़कियों का 1 महीने तक स्पेस ट्रैवल के लिए एंड्योरेंस और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, और मैंने हर टेस्ट में हाईएस्ट नंबर्स अचीव किए, जिससे बाकी लड़कियों को मुझसे जलन होने लगी, और एक दिन एक ने मुझ पे अटैक कर दिया। मैंने भी सेल्फ डिफेंस में उसका सामना किया और फाइट की वजह से मुझे स्पेस कॉर्प से निकाल दिया।
जाते जाते मिस्टर रॉबर्टसन ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो हर कोशिश करेंगे और मुझे वापस स्पेस प्रोग्राम में शामिल करके रहेंगे, लेकिन मैं उनका इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने दूसरों के घर एज अ मेड काम करना चालू कर दिया। तभी मैंने वहाँ एक दिन काम करते करते कन्फेशन स्टोरीज वाली मैगजीन देखी, जो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी। मैं दिन भर काम के साथ साथ मैगजीन पढ़ती और रात में चार्म क्लासेस जाती, जो मुझे उनकी भाषा में सभ्य और मोर विमेन लाइक बनना सिखाते, ताकि मैं मौका पड़ने पर स्पेस कॉर्प के बोर्ड मेंबर्स को पसंद आ सकूं। और एक दिन जब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तब मैं क्लास के बाहर उससे मिलती हूँ जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की है। वो हैंडसम और रिच था और वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। हमने काफ़ी बातें की और उसने कहा कि वो मेरा अच्छा ख्याल भी रखेगा, लेकिन तभी वो फिर लौट कर आएगा ये कहकर कुछ काम से चला गया, और बस वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। फिर एक दिन मेरी किस्मत चमकी और मिस्टर रॉबर्टसन फाइनली अपने वादे के अनुसार आ ही गए। उन्होंने बताया कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसका मेन काम स्पेस ट्रैवल नहीं बल्कि कुछ गलत होने से रोकना है, और इसके लिए हमें एक्सेप्शनल लोग चाहिए जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और टफ हो, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, और तुम इस प्रोग्राम के लिए एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो। मुझे लगने लगा था कि मेरा फ्यूचर अब सेट है, लेकिन तभी पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे उस मिस्ट्री मैन ने मुझे सिर्फ टूटे दिल के साथ ही नहीं छोड़ा था, और ऑब्वियसली मुझे फिर स्पेस कॉर्प से निकाल दिया जाता है। फिर चैरिटी वार्ड में मैंने एक दिन एक लड़की को जन्म दिया, और वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा केस बिल्कुल यूनिक था, वन ऑफ अ काइंड। मेरे अंदर 2 फुल सेट्स ऑफ ऑर्गन्स थे, वन मेल और दूसरा फीमेल का, और मेल वाला तब तक प्रीमेच्योर था एज कम्पेयर टू फीमेल वन, जिसके कारण मैं बेबी को कंसीव कर पाई। लेकिन जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर मेरे अंदर से बच्चे को निकाला, तब मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी डैमेज हो गया, और मेरी जान बचाने के लिए उन्हें मेरी सर्जरी कर उसे निकालना पड़ा, और मैं बच गई सिर्फ मेल ऑर्गन्स के साथ। यानी उस दिन के बाद से आई वॉज नो मोर अ फीमेल, आई बिकेम अ मैन। पर मैंने फिर भी अपने आप को संभाला, और चाहे कुछ भी हो अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मैं दे के रहूंगी प्रॉमिस किया। पर इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि किसी ने 2 हफ्तों बाद उसे हॉस्पिटल से चुरा लिया था। मैंने सब कुछ किया, पुलिस कंप्लेंट फाइल की, हर अडॉप्शन एजेंसीज और ऑर्फनेजेस में चेक किया, हर तरह की कोशिश कर डाली, पर वो नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। खैर, फिर मेरी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 7 महीनों के सर्जरीज के बाद मैं कम्प्लीटली एक मेल में ट्रांसफॉर्म हो गई। पर पता नहीं क्यों जब जब मैं शीशे में खुद को देखती, मुझे उसी आदमी की याद आती जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की थी। खैर, फिर मैंने अपना नाम बदलकर जेन से जॉन रख लिया और वहाँ छोटे मोटे काम करने लगा। तब मुझे आइडिया आया कन्फेशन स्टोरीज लिखने का, और बस मैं मैगजीन्स के लिए कन्फेशन स्टोरीज लिखते रहा और मेरा काम चलता रहा, और ये था मेरा पूरा पास्ट। तो क्या मैंने वो बॉटल जीत ली? तो मिस्टर एक्स बोलता है कि हाँ, तुम्हारी कहानी में दम तो है, पर क्या हो अगर मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? क्या तुम उसे मार पाओगी? जिस पे जॉन कहता है कि बिल्कुल। तो मिस्टर एक्स कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है, जिस पे जॉन विश्वास नहीं करता है। फिर मिस्टर एक्स उसके ऑर्फनेज में उसकी केयर टेकर का नाम बताता है, जिसे सुन जॉन शॉक हो जाता है, और मिस्टर एक्स कहता है कि मैं उस आदमी को तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, ट्रस्ट मी, बस तुम्हें बदले में मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तो जॉन पूछता है कि क्या करना होगा मुझे, जिस पे मिस्टर एक्स कहता है कि मैं तुम्हें उस आदमी को सौंप दूंगा और तुम जो मर्जी हो उसके साथ करना, पर उसके बाद तुम मेरी जगह मेरे जॉब को ट्राई करना, और अगर बाद में तुम्हें अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। तो जॉन पूछता है कि तुम करते क्या हो, जिस पे मिस्टर एक्स कहता है कि वो तुम्हें मिस्टर रॉबर्टसन अच्छे से समझा देंगे। मैं उसी के सीक्रेट एजेंसी का मेंबर हूँ जिसके लिए वो तुम्हें रिक्रूट करना चाह रहा था। फिर मिस्टर एक्स जॉन को बार के बेसमेंट में ले जाता है और उससे कहता है कि किसी को मारने को चाहना अलग बात है, पर जब ट्रिगर दबाने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं। जिस पे जॉन उससे कहता है कि तुम बस मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसे जरूर शूट कर दूंगा। तो मिस्टर एक्स अपना वॉयलेंट केस निकालता है और उससे कहता है कि ऑलराइट देन, ये एक टाइम मशीन है जो मुझे मेरी एजेंसी ने दिया है, और अब तुम्हें मेरे 3 फीट के अराउंड ही रहना होगा जंप करने के लिए। तो जॉन पूछता है कि किस तरह का जंप, और मिस्टर एक्स उसे बताता है कि जंप टू द पास्ट, क्लोज योर आइज, और वो उसे लेकर 1963 में पहुंच जाता है। 1963 में पहुंचकर मिस्टर एक्स जॉन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्ही से मिलने 1963 वाली जेन से मिलने कॉलेज के बाहर आता ही होगा, मुझे कुछ और काम है। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पहुंच जाते हैं। जॉन कॉलेज पहुंचकर उस आदमी को खोजने लगता है जो जेन से मिलने वाला था, कि तभी जेन उससे टकरा जाती है। फिर जेन उससे वही सारी बात कहती है जो जॉन ने खुद उस रात उस आदमी से टकराने पर कहा था, और उस मोमेंट जॉन समझ जाता है कि वो खुद ही वो आदमी है जिसे वो खोज रहा था।
जॉन खुद के पास्ट सेल्फ को अपने सामने देख सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। मिस्टर एक्स भी दोनों को वहीं खड़े छुप के देख रहा था और वो खुद से कहता है कि अगर तुझे उस फिजल बॉम्बर को रोकना है तो फिर ये तेरा लास्ट चांस है। और एक इलीगल जंप मारकर, जिसकी उसे परमिशन भी नहीं थी, पहुंच जाता है 1970 में, ठीक उसी जगह जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां खुद 1970 वाला मिस्टर एक्स कुछ देर में बॉम्ब को डिफ्यूज करने आने वाला है। खैर, मिस्टर एक्स उस बेसमेंट में पहुंच उस आदमी, उस फिजल बॉम्बर को देख लेता है जो बॉम्ब को अटैच कर रहा था और उसकी तरफ शूट कर देता है, पर वो बच जाता है। मिस्टर एक्स उसे पकड़ने की खूब कोशिश करता है और उससे दो हाथ भी करता है, लेकिन एट लास्ट वो उसे नहीं पकड़ पाता है और वो फिजल बॉम्बर वहाँ से भाग जाता है। फिर मिस्टर एक्स को एक ब्लास्ट और किसी के तड़पने की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि ये आवाज़ खुद उसके पास्ट सेल्फ की है। और एज वी सॉ अर्लियर, वो जाके खुद को वो वायलेंट केस वाले टाइम मशीन पास करके हेल्प करता है। खैर, मिस्टर एक्स आखिरी बार भी फिजल बॉम्बर को रोकने में फेल हो गया था और उस ब्लास्ट साइट पे उसे बॉम्ब से गिरा हुआ एक चिप मिलता है, जिसको लेके वो 1964 में चले जाता है। उधर जॉन और जेन एक दूसरे के साथ करीब आने लगे थे और जेन जॉन को पसंद भी करने लगी थी और पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था। और मिस्टर एक्स उधर एक हॉस्पिटल के अंदर किसी को निहार रहा था। तभी वहाँ रॉबर्टसन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो जरूरी है वो करना ही होगा, इससे हम सबकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तुम एक गिफ्ट हो जो इस दुनिया में आए हो, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है और तुम हर बंधन से मुक्त हो। जिस पे मिस्टर एक्स कहता है, बिल्कुल उस रूस्टर यानी उस मुर्गे की तरह जो मुर्गी और अंडे की कहानी में पहले आया था। और रॉबर्टसन उससे कहता है कि तुम्हें फ्यूचर के लिए बीज बोने ही होंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स ही वो था जिसने जॉन और जेन के बेबी को किडनैप किया था और वो उस बच्चे को लेकर 1945 में पहुंच जाता है और उसे उस ऑर्फनेज में छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार जैसा जॉन ने अपनी बैक स्टोरी में बताया था। फिर मिस्टर एक्स जॉन को लेने के लिए वापस 1963 में आ जाता है और जॉन जेन से आई विल बी बैक बोलकर मिस्टर एक्स के पास उस पे गन ताने हुए आता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे छोड़ के नहीं जा सकता मैं। तो मिस्टर एक्स कहता है कि मुझे पता है, पर जैसा कि तुमने कहा था कि कुछ चीज़ें बदली नहीं जा सकती, ये उसी प्रकार है। पर चीज़ें राइट ऑर्डर में हो रही हैं, तुम्हें ये जान इसकी खुशी होनी चाहिए। और अब जब तुमने उसे खोज लिया है और तुम समझ चुके हो कि वो कौन है और तुम कौन हो, तो शायद अब तुम समझ सको कि मैं कौन हूँ। तो जॉन कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो मिस्टर एक्स उसे वापस टेम्पोरल ब्यूरो में 1985 में ले आता है और इतने लंबे जंप के बाद जॉन बेहोश हो जाता है। फिर रॉबर्टसन मिस्टर एक्स से कहता है कि तुम्हारा फाइनल मिशन अब खत्म हुआ। जॉन की वजह से अब 100 से भी ज़्यादा हॉरिबल क्राइम्स होने से बच जाएंगे और तुम उसे यहाँ लेकर आए हो, तो इनडायरेक्टली ये नोबल काम तुमने ही किया है। तो मिस्टर एक्स कहता है कि फिजल बॉम्बर तो अभी भी फरार है, मैं उसे पकड़ने में फेल हो गया। जिस पे रॉबर्टसन कहता है कि अगर फिजल बॉम्बर नहीं होता तो ये ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रो नहीं कर पाती, हम सब ने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो मिस्टर एक्स कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम उस फिजल बॉम्बर को एडमायर करते हो। जिस पे रॉबर्टसन कहता है कि चीज़ें इतनी सरल भी नहीं हैं, समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। ये फाइल रखो और तुम्हारे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही तुम्हारा फील्ड किट डिकमीशन हो जाएगा, गुड लक। और फिर मिस्टर एक्स जॉन के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ के अपने फाइनल डेस्टिनेशन 1945 न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है और आराम से चिल करता है। तभी वो देखता है कि उसका फील्ड किट डिकमीशन होने की बजाय एरर शो कर रहा है। वो रॉबर्टसन के द्वारा दिए गए फाइल को खोलता है जिसमें उस चिप के ऑर्डर्स के डिटेल्स थे जो मिस्टर एक्स ने 1970 में कलेक्ट किया था, और उसमें रॉबर्टसन के द्वारा एक मैसेज भी था कि ट्रेस द परचेज ऑर्डर। तो मिस्टर एक्स परचेज ऑर्डर को ट्रेस करता है और फिजल बॉम्बर के लोकेशन का पता लगा लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स फिजल बॉम्बर पे गन तान लेता है, पर उसे देखते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो फिजल बॉम्बर और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मिस्टर एक्स खुद था। मिस्टर एक्स उससे कहता है कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने मासूम लोगों को मारा है। जिसमें मिस्टर एक्स कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बल्कि कई लोगों की जान बचाई है, मेरे पास प्रूफ भी है। ये देखो, 1974 में शिकागो में एक टैंकर का एक्सीडेंट होने से बच गया और केमिकल स्पिल होने से भी बच गया क्योंकि उसे चलाने वाला आदमी मेरे द्वारा किए ब्लास्ट में ही मारा गया और कभी पहुंच ही नहीं पाया, और इस वजह से 324 लाइव्स बच गईं। फिर 1991 में जर्मनी में भी मैंने 1861 लाइव्स बचाई और 1968 में मैंने एक वेपन हाइस्ट होने से बचाया और 3000 से भी ज़्यादा जान जाने से बच गई क्योंकि वो टेररिस्ट वहाँ पहुँच ही नहीं पाया बिकॉज मैंने उसे पहले ही मार दिया था।
तो मिस्टर एक्स बोलता है कि तुमने गिना भी है कि तुमने कितने सिविलियंस की जान ली है इन सब में? तुम्हारे अगले अटैक में 10,000 लोगों की मौत होने वाली है। मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगा। तो ओल्ड मिस्टर एक्स कहता है कि पर अंत में तो बचने वालों की संख्या मरने वालों से तो ज़्यादा ही है ना। तो तुम मेरी तरह नहीं बनना चाहते हो तो ठीक है, पर क्या तुमने अपने फील्ड किट के डिकमीशन ना होने की रिपोर्ट की? नहीं ना, मैंने भी नहीं की थी। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी ही है कि तुम फाइनली मेरी तरह बनो। तुम अभी मुझे मार दो और आगे चल के तुम मेरी तरह ही बनोगे, और या फिर हम दोनों साथ मिलकर रहें और इस साइकिल को तोड़ दें। चॉइस तुम्हारी है। जिस पे मिस्टर एक्स कहता है कि आई विल नेवर बिकम यू, और वो अपने ओल्ड सेल्फ को गोली मार देता है। फिर उधर जॉन मिस्टर एक्स के द्वारा छोड़े हुए मैसेज को सुनता है और उसमें मिस्टर एक्स उससे कहता है कि ये तुम्हारी न्यू लाइफ की शुरुआत है और तुम्हें आगे चल के कई सारे टफ डिसीजंस भी लेने होंगे। तुम शायद अब समझ सको कि मैंने ये सब क्यों किया। सी, मैं भी जेन से प्यार करता हूँ और जेन मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज़ है। और जॉन को भी मिस्टर एक्स की असलियत पता चल जाती है। और हाँ दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। मिस्टर एक्स ही जेन उर्फ जॉन है। वो बच्ची उर्फ जेन ऑर्फनेज में बड़ी हुई, आगे चल के जॉन से यानी खुद से मिली और खुद को जन्म दिया। उसके बच्चे के चोरी होने के कई साल बाद उसने टेम्परल ब्यूरो ज्वाइन किया और घायल होने के बाद उसे अपना करंट यानी लेटेस्ट चेहरा मिला। फिर वो पास्ट में गया और अपने पास्ट सेल्फ को यहाँ तक पहुँचने के लिए जगह जगह बीज बोए। और अब एट लास्ट जॉन उर्फ मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है कि क्या वो फिजल बॉम्बर बनेगा और चीज़ों को इन ऑर्डर रखेगा या नहीं। वेल, इस सवाल और कई सारे कन्फ्यूजन्स के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। जेन उर्फ जॉन उर्फ मिस्टर एक्स की लाइफ बिल्कुल उस मुर्गी और अंडे की कहानी की तरह है। कौन पहले आया इसका कोई जवाब ही नहीं है। बट आई होप कि मेरे इस डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको ये मूवी पूरी तरह समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाकर हमारे चैनल मूवी हाउस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खैर, हम आपसे एक और बेहतरीन कहानी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।